आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लगातार क्या सिचुएशन सभी देशों की बन रही है, यहाँ पर अगर चाइना की बात करते हैं, चाइना जो है अब इस शायद तैयारी में है कि वो ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। एक महीने में 12 बार जो इसने अपने जंगी जहाज भेजे हैं और गुरुवार को भी 9 जहाज वहां पर भेजे गए हैं, एरोप्लेन भेजे गए हैं वहां पर, फाइटर जेट। लेकिन यहां पर जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत का चाइना के साथ कुछ संबंध जो है कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है, कई एप्लीकेशंस बैन की गई हैं, कई सामान बैन किए गए हैं, सब कुछ बैन किया गया है। लेकिन ऐसे में चाइना का रशिया के साथ खड़ा होना, क्या लगता है कि भारत के साथ उसके संबंध इसको लेकर सामान्य हो सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि बिजनेस के एंगल से अपना, क्योंकि भारत जो है अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर वापस कब्जा करने के लिए ये रशिया का साथ दिया जा रहा है? इशू नहीं उठ सकता, बिकॉज आपने यह वेरी राइटली सेड, चाइना इस सिचुएशन को एनकैश करने की, चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा जी। ताइवान को वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आज की तारीख में जब नाटो साइलेंट है, यूएस साइलेंट है और रशिया एक इंसिडेंट करके, एक तरीके से कहूं चाहे ह्यूमन एंगल से नहीं लेकिन मिलिट्री एंगल से पुतिन और रशिया आज हीरो बने हुए हैं दुनिया के, तो चाइना उस तरीके से नजरें गड़ा के रखेगा। बट आज की तारीख में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, एक देशभक्त प्रधानमंत्री है जो इस चीज का बिल्कुल कॉग्निजेंस ले रही है सरकार, और इसके लिए किसी भी एक्शन के लिए हिंदुस्तान की सरकार तैयार है। चाइना ने पहले भी हमारे बॉर्डर्स पे अपनी बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बट आर ब्रेव हार्ट टॉट चाइना अ बिटर लेसन। आज की तारीख में तो उल्टा ये मौका आ जाता है हमारे पास कि पीओके जो पाकिस्तान में जबरदस्ती कब्जा कर रखा था, कि यूएसएसआर क्या था, वो तो यूनियन था अलग अलग स्टेट्स का। यहाँ जो पीओके है वो तो एक एक इंच हमारा है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो हमें उसको, इस सिचुएशन को यूज करना चाहिए उसको ग्रैब करने के लिए, बिकॉज चाइना, आज ये बता दूं, मिलिट्री पावर तो है, फाइनेंशियली चाइना उतना स्ट्रांग नहीं रहा है जितना कभी था। जी। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये मौका अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए, और इससे एक बहुत करारी चोट उस मुल्क पाकिस्तान को पड़ेगी जो आज फाइनेंशियल बैंकरप्सी से भी आगे पहुंच चुका है। पाकिस्तान, अब देखिए इमरान खान ने पीछे क्या किया, बिना इन्विटेशन रशिया गए और अपने आप को इनवाइट करा के वहां पे गए कि वहां से कुछ बेनिफिट ले सके, जबकि आईएमएफ उनके ऊपर इतनी कंडीशन लगा चुका है। तो ऐसे में एक फाइनेंशियली बैंकरप्ट पाकिस्तान है, ग्लोबल जिसकी आइडेंटिटी नहीं रही, दुनिया में उसको कोई पूछता नहीं है। तो आई थिंक इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि पीओके में वापस अपना वर्चस्व, क्योंकि पीओके का एक एक इंच हमारा अपना है, वो तो पाकिस्तान ने तो जबरदस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे में मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बता रहा हूं, अगर हम पीओके वापस ले लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वहां से सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के मंसूबे हो रहे हैं, कुछ हद तक गुजर भी रहा है, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। और साथ ही साथ चाइना उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अपनी सुप्रीमेसी जाहिर कर रहा है, और चाइना की अब रियलाइज कर चुका है कि सीपैक में जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में, दैट इज डेड मनी, वो उसका वो पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। तो हिंदुस्तान को तो रादर इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। आज जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, आज जो मोदी साहब की इमेज बन रही है एक ग्लोबल लीडर की, एक विजनरी की, जिनसे दुनिया भर ने उम्मीद लगाई कि वो इंटरमीडिएशन करे, और मोदी साहब ने अपनी तरफ से इंटरमीडिएशन भी की, और अभी भी इंडिया बड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन करके बैठा हुआ है अनबायस्ड तरीके से। तो अब जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका फायदा अल्टीमेटली कहां मिलना चाहिए? फायदा मिलना चाहिए इंडियन इकोनॉमी को। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इंडियन इकोनॉमी को वो दें जो वो डिजर्व करती है। देखिए आज मोदी साहब के जो बहुत बढ़िया एफर्ट्स है उसकी वजह से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कोरोना के बावजूद हमारी जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट होने वाली है बड़ी इकोनॉमीज में से। तो ऐसे में बहुत अच्छी पोजीशन है। और एक चीज और बता दूं, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर डाइल्यूट हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है।
तो कहीं ना कहीं हम उसका फायदा उठा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशइंदल.in का मानना है कि जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा उसमें इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कैपेसिटी रखता है। जब भी इस तरह की वॉर्स होती हैं, ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हुआ था, तो अब भी वो अपॉर्चुनिटी है, अब भी वो मौका है, क्योंकि अमेरिका एज अ ग्लोबल लीडर अपनी इमेज कई कुछ जगह लूज कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान से पुल आउट किया। अब जहां उनकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी और जहां उन्होंने सपोर्ट कमिट कर रखी थी यूक्रेन के अंदर, वहां कमिटमेंट करने के बावजूद वो सपोर्ट के लिए नहीं पहुंचे, मात्र सैंक्शन लगा रहे हैं, मात्र स्टेटमेंट दी जा रही हैं। यूरोप और नाटो, उनका आपस में जितना डिसेंट है, जितना उनके अंदर एक दूसरे को लेके वेरिएशन ऑफ थॉट्स है, जो उनके जो है आपस में डिफरेंसेस है, वो क्लियर खुल के आ गए हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, एंड इंडिया मस्ट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ बिग बिजनेस पावर, टू बी अ बिग इकोनॉमिक पावर। देखिए, युद्ध जहां नुकसान पहुंचाता है वहां मौके भी देता है। युद्ध का दूसरा एंगल भी देखिए, वहां मौके भी देता है अच्छी इकोनॉमीज को आगे बढ़ने में। अमेरिका तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था। तो आई थिंक इंडिया ऑल्सो शुड टेक एंड मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। जी चलिए आकाश जी वापस आऊंगे, हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं, रिटायर एयर कमांडेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र इस पूरी सिचुएशन को, जिस तरीके से इस वक्त चल रही है? यूक्रेन जो है आज तीसरे दिन जो है युद्ध को झेल रहा है, सपोर्ट उसको कोई कर नहीं रहा है। हमेशा की तरह जो है अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, भले ही उसने फाइनेंशियल हेल्प की बात कही हो, लेकिन वो सब बेकार हो गई है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फाइट जो है स्ट्रेटेजिक स्पेस के ऊपर थी, उसकी कंपटीशन था जिसमें अमेरिका और रशिया मेन पावर्स थे, मेन प्लेयर्स थे, और यूक्रेन बैटल ग्राउंड बन गया। इससे भारत को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई भी हम इंटरनेशनल जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जहां पे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हम हैं साथ में, तो हम खाली इंटरनेशनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स पे विश्वास नहीं रख सकते। हमें अपने आप को इतना सुदृढ़ और मजबूत बनाना है कि कल अगर हमारे ऊपर चीन ने अटैक किया या चीन की कोई ऐसी हरकत से हमें उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा, तो वहां पे हम अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से कर सके, ना कि हम अमेरिका की तरफ देखें और अगर हमें किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी कहूंगा, उनकी गलती पे है कि क्यों वो विश्वास करते हैं दूसरों देशों पे, और जब उनको पता है कि कोई भी फोर्सेस, अगर सपोज नाटो की फोर्सेस यूक्रेन में आके स्टेशन हुई आती, तो क्या रशिया अलाउ करेगा? उसी तरीके से क्या रशियन फोर्सेस अमेरिका पास स्टेशन हो जाए मेक्सिको में या कनाडा में, तो क्या यूएस अलाउ करेगा उसको? तो ये चीजें उनको समझना चाहिए था, अपने देश के हित के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि केवल एक ही लाइन पे चलना था कि हमें नाटो या ईयू को ज्वाइन करना है। और रही भारत की बात, भारत के लिए दोनों, अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है और रशिया भी इंपॉर्टेंट है। हमारी 50% से ज्यादा इक्विपमेंट डिफेंस की जो है रशिया से आती है, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। अभी हम S-400 ले रहे हैं, अकुली सबमरीन ले रहे हैं उनसे 20 पे $3 बिलियन पे, उनसे हम और भी बहुत सारे MiG-29, Su-30 एडिशनल खरीद रहे हैं। हमारी सारी सप्लाई चेन जो डिफेंस इक्विपमेंट की रुक जाएगी अगर हम रशिया के अगेंस्ट जाते हैं। और अगर हम अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं तो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स हैं और जो $21 बिलियन का हमने डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से लिया है इस समय लास्ट 2007 से, उसकी भी सप्लाई के ऊपर फर्क पड़ सकता है और अमेरिका के काटसा में हम आ सकते हैं, जो कि काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, जिसमें हमको फर्दर S-400 पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी लेने के लिए। तो कहीं से भी देखे तो हमारा इस समय सिचुएशन जो है बहुत ही अहम के साथ साथ बहुत ही नाजुक है। जी, पूरी सिचुएशन में आप भारत के स्टैंड को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने अभी बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, क्योंकि अगर भारत रूस की तरफ दिखेगा तो अमेरिका के काटसा के अंदर आ जाएगा, अगर अमेरिका की तरफ दिखेगा तो रशिया को लगेगा कि 1971 से जो उनकी एक क्लोज रिलेशनशिप है हमारे साथ, और जो हमारी 50% डिफेंस इक्विपमेंट प्लस है रशिया से, और काफी डिफेंस इक्विपमेंट अभी आ रही है, अभी एडिशनल T-90 टैंक्स लेने वाले हैं हम रशिया से, तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भारत अभी स्टैंड ले रहा है वो करेक्ट है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें दोनों को समझाना है कि देखो, बातचीत का ही रास्ता है और दूसरा वायलेंस का रास्ता नहीं है, और पीस की तरफ बढ़ना है। और यूक्रेन को भी समझाना है कि आप जो है कंटिन्यूअसली न्यूट्रल स्टैंड की तरफ ही रहें,
आपको एक दूसरे की साइड पे जाने की नई कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब एक सिचुएशन है जहां पे रूस रुकेगा नहीं जब तक तख्ता पलट नहीं होगा, और जब तक यूक्रेन के मिलिट्री को थोड़ा बहुत डिसमेंटल वो नहीं करता, तब तक रूस नहीं रुकेगा। और कोई भी बातचीत जो है आज से 2 या 3 दिन के बाद से ही शुरू हो पाएगी, जो मीनिंगफुल होगी। जी जी जी। मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से निगम जी बात कही जा रही है कि यूक्रेन घुटने टेकने को तैयार नहीं है, भले ही वर्बल या फाइनेंशियल सपोर्ट भले ही कितना मिल रहा हो, ऐसे में आपको क्या लगता है कितने दिन यूक्रेन टिक पाएगा इन सब सिचुएशंस के बीच में? देखिए सर, जो जहां तक पेट्रियोटिज्म की बात है तो वो तो ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिज्म इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब देश और खुद दोनों के बीच में चयन करना हो जी, चॉइस करनी हो जी, तो मुझे लगा एक बड़े दिल वाला समझ के यूक्रेन के राष्ट्रपति को इस वक्त जो अमेरिका ने ऑफर दी है सेफ एग्जिट की, उससे 2 काम हो सकते हैं जी, एक तो रूस को मौका मिल जाएगा बात करने का, जी, वो जो अपना चाहता है करना वो हो जाएगा। जी, दूसरा तीसरा ये एक फायदा ये होगा उससे कि जो मार काट है ये रुक सकती है, चीज फायर हो सकती है इस आधार पर जी, और वो चाहे तो वापस आ सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक फॉर द टाइम बीइंग ये चाहे तो रूस के राष्ट्रपति कर सकते हैं और उनको बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा। अब उनको खुद खतरा है कि मुझे पहला टारगेट नंबर मैं हूं, दूसरा नंबर मेरा परिवार है। वो कह चुके हैं कि हमारे परिवार को मार दिया जाएगा, एक लिस्ट बन चुकी है। जब वो ये सब जानते हैं तो फिर देर क्यों कर रहे हैं? वो खुद भी बचाएं और देश को भी बचाएं फर्दर डिस्ट्रक्शन से। जी। ये सिचुएशन हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया की बात करते हैं, रशिया में भी जो है कई हजारों लोगों को जो है इस एंटी वॉर प्रोटेस्ट के चक्कर में जो है अरेस्ट किया गया है, पकड़ा किया, हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि रशिया जो है वो किसी भी एंगल से झुकने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से कल भी खबर आई थी कि बात हो सकती है, रशिया की तरफ से कहा गया कि बात हो सकती है अगर यूक्रेन की जो आर्मी है वो सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सब कुछ पता होते हुए भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। इसको कैसे देखते हैं कि नुकसान हो रहा है, जाने जा रही हैं, आपको पता है आपके ऊपर भी खतरा है, फिर क्या रीजन आपको दिख रहा है कि ये यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं हो रहा? देखिए इस वक्त सबसे सेंटर पॉइंट जो है वो वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। जी जी जी, ठीक है ना। एक बार उनसे, जैसे पुतिन जी ने कहा था कि भाई वहां आर्मी टेक ओवर कर ले, जी, इसका मतलब क्या था कि पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनको अलग थलग करना। जी, ठीक है, जब सेंटर पॉइंट वो बन चुका है तो ये समझना चाहिए वहां के राष्ट्रपति को भी, जी, 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 है ना। और वो देश को बचा सकते हैं, जी, और वरना वो देश में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल पूरे देश के नागरिकों को झोंक रहे हैं आग। जी, जितना डिले वो करेंगे अपने निर्णय में उतना ही देश की तबाही होगी। पुतिन रुकने वाले नहीं हैं, उनके पास में वो वर्ल्ड के ऐसे लीडर हैं जो खुफिया एजेंसी से आते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजिक जानते हैं। जी, सरकार इनको हटाने के बाद भी सरकार बनाने का उनके पास में फॉर्मूला है, समझे, कि वो किसको बिठाएंगे। वो तो एक मौका दे रहे हैं, ये निकल जाए, आर्मी टेक ओवर कर ले तो ये एक अच्छा रास्ता बन जाएगा। जी, 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 जी। आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। कोई नहीं ना। जी, आकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिचुएशन को? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरफ इंडिया के अंदर अगर हम बात यहाँ पर करें, इलेक्शंस चल रहे हैं, आगे भी इलेक्शन होने वाले हैं, इस साल के आखिर में भी होने वाले हैं, अभी भी चल रहे हैं, और ऐसे में प्राइजेस का बढ़ना, ऐसे में तेल की कीमतों का बढ़ना, ऐसे में जो है इस पूरे वॉर सिचुएशन का इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ना, इलेक्शंस पर कितना बड़ा फर्क डालेगा ये? मैं उसका जवाब दूंगा, उससे पहले कुछ और कहना चाहूंगा। जी जी जी, जो अब तक की डिस्कशन से थोड़ा अलग है। जी, अमेरिका को अब इंटरवीन करना चाहिए, जी, यूक्रेन के इंटरेस्ट में नहीं, अपने इंटरेस्ट में। देखिए अब हो क्या रहा है, जिस तरीके की तबाही हो रही है जी, और अभी आपके साथ शो करने के अलावा भी ग्लोबल चैनल पे भी नजर रखे हुए हूँ, जी, जिस तरह की तबाही की न्यूज आ रही है, जी, इसका मतलब ये है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर मेजर नुकसान होगा। अब ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर मेजर नुकसान होगा और यूएस की इकोनॉमी को भी इससे इनडायरेक्टली बहुत नुकसान होगा। अमेरिका आज तक स्टिमुलस देता है, स्टिमुलस यानी कि अपनी इकोनॉमी को राहत पैकेज देता है ग्रोथ के लिए,
अब अमेरिका के पास भी वो पोजीशन नहीं है। अगर ये डैमेज संडे रात तक या मंडे सुबह तक भी होता रहा तो अमेरिका के पास स्टिमुलस पैकेज देने के लिए और पैसा नहीं है। तो अब तक तो बात ये थी कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका कितना कुछ करेगा। अब देसी भाषा का प्रयोग करूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया कि कोई बात नहीं भाई, समझा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचा था शायद नुकसान होगा तो यूक्रेन का होगा। अब बात यूक्रेन की नहीं रह गई है। जिस तरह की ग्लोबल चैनल से मुझे तबाही की, इकोनॉमिक तबाही की इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब बात आ गई है अपने घर यानी यूरोप और अमेरिका पे जी। तो अब आपको बता दूं, चेंज एंगल से अमेरिका को अब संडे इवनिंग तक मेजर इंटरवेंशन कहीं ना कहीं करना ही होगा, वरना बात उनकी अपनी इकोनॉमी अपने घर पे आ जाएगी। अब बात रही हिंदुस्तान में इलेक्शन की, यू हैव राइटली आस्क्ड अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की इलेक्शन में जो दोनों फैक्टर मैंने कहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, दोनों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और आज की तारीख में इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़नी तय है। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट 15 से 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं, बिकॉज एक तरफ कच्चा तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ इसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से यूएस डॉलर भी महंगा हो रहा है। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इनटू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। और ऑलरेडी हिंदुस्तान के पास एक मेजर डेफिसिट है। डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, हमारी जो कमाई और खर्चे के बीच में क्या है, तो आज इंडिया के लिए भी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी हुई है, बिकॉज हमने कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना शुरू ही किया था कि ये अनफॉर्चुनेट इवेंट आ गया। तो हम भी एक कैच 22 सिचुएशन में, ना सिर्फ ग्लोबल डिप्लोमेसी के हिसाब से बल्कि बिजनेस, इकोनॉमी और साथ। और एक और बात बता दूं, अब ये रशिया यूक्रेन का इशू हिंदुस्तान में कुछ इंटेलेक्चुअल से कनेक्टेड नहीं रह गया है। मेरा जो भाई यहाँ रिक्शा चला रहा है, मेरा जो भाई दिहाड़िया मजदूर कर रहा है, मेरी जो बहन घरों में जाके पार्ट टाइम काम कर रही है, उन तक पे ये बात पहुंच जाएगी। बिकॉज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हर आम और खास व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। तो इकोनॉमी एंगल से भी हिंदुस्तान को भी कई डिसीजन आगे आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं। मैं अभी स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लोग समझ ही रहे होंगे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से एडिशनल टैक्सेस कुछ जगह पे अब लगने की संभावना बन रही है, बिकॉज बहुत ज्यादा अब हम अपनी तरफ से ऑयल प्राइसेस के ऊपर अगर हम कहें कि सब्सिडी दी जा रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बहुत लंबा उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी कोरोना वैक्सीनेशन में हमारे देश का बहुत खर्चा हो चुका है, गरीब भाई बहनों को अनाज देने में बहुत खर्चा हो चुका है। हालांकि दोनों बहुत अच्छे स्टेप थे, बस डेफिसिट बड़ा हुआ है। तो मंडे तक अगर ये युद्ध चल गया, संडे नाइट तक, अमेरिका और यूरोप के लिए तो बहुत सब्सटेंशियल प्रॉब्लम होगी। लेकिन कड़वी बात कह रहा हूं, बचेंगे हम भी नहीं। ये कड़वी सच्चाई है जो हमें भी एक्सेप्ट करनी होगी। हर व्यक्ति जो गांव में भी काम कर रहा है, जिसे ये भी नहीं पता रशिया यूक्रेन कहाँ है, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो अब सारी दुनिया के इंटरेस्ट में है कि आज शाम या ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक वहां वायलेंस जो है रुक जाए, डीएस्केलेशन हो और पीस टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो जाए। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जिस तरीके से बात हो रही है कि ये ताइवान के ऊपर चाइना हमला कर सकता है, इंडिया के पास जो है बहुत एक्यूरेट स्थिति है कि पीओके के ऊपर जो है हमला करे या पीओके के ऊपर भी अपना स्टैंड क्लियर करे, इस तरह की बातें हैं। तो आकाश जी, आपको क्या लगता है कि अगर इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए तो ये वर्ल्ड वॉर तो नहीं है, लेकिन ये किसी इकोनॉमिक वॉर से भी कम नहीं है? देखिए, वर्ल्ड वॉर जब होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, उस समय ग्लोबल इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेटेड नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए अब करीब जो है 65 या 67 साल हो गए हैं। अब कोई भी वॉर दुनिया में बड़ी होगी तो उसे मैं मिनी वर्ल्ड वॉर मानूंगा, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी से इंपैक्ट आ जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई थी 1945 में, दुनिया की इकोनॉमीज अलग थलग थी। अब चाहे वर्ल्ड वॉर उस तरीके से ना हो, वो कन्वेंशनल तरीके से ना हो, नाटो ना आए, यूएस ना आए, लेकिन इकोनॉमी के एंगल से ये वर्ल्ड वॉर 3 ही होगी, बिकॉज दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा है किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, ब्रिटेन जैसी कंट्री किस तरीके से खोखली हो गई थी, वो कंट्री जो वर्ल्ड वॉर जीत भी गए थे उनके अंदर भी तबाही हो गई थी। इसलिए इकोनॉमी के एंगल से और रुपए पैसे के एंगल से, आम आदमी की माली हालत के हिसाब से
अगर ये डैमेज आज ना रुका या संडे नाइट तक ना रुका तो ये वही डैमेज कर देगा जो वर्ल्ड वॉर 3 में किया था। आज वो डैमेज करने के लिए जरूरी नहीं कि वो कंट्री जाके पार्टिसिपेट करे, कंट्री चुपचाप ही बैठी रहेगी, कंट्री स्ट्रेटेजिकली बैठी रहेगी, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी देगी, तब भी बैठे बैठे वहां तक बर्बादी और वहां तक कुछ हद तक तबाही पहुंच ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के हिसाब से तो एक वर्ल्ड वॉर ही है। जिस तरीके की तबाही हो रही है, जिस तरीके का गैस और एनर्जी का नुकसान हो रहा है, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 से कम नहीं है। तो इसलिए क्योंकि अब आज शाम तक या कल तक अगर ये इवेंट्स नहीं रुकते हैं तो कहीं ना कहीं तबाही हर एक तक पहुंचेगी, इवन चाइना तक जो है। अश्विंदर जी, कंट्रीज जो अलग थलग बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वहां तक ये तबाही और बर्बादी कहीं ना कहीं पहुंचेगी। जी अश्विंदर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से वॉर सिचुएशन देख रहे हैं, आपके जुड़ने से पहले जो है 2-3 मसलों पर हमारी जो है निगम जी से बात हुई थी कि जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया है, ताइवान के ऊपर भी जो है चाइना की वैसी ही नजर है। चाइना के फाइटर प्लेन्स जो है उसकी अंदर देखे गए हैं, ताइवान में देखे गए हैं। और इसके अलावा पीओके और इंडिया की अगर सिचुएशन बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। तो एक आइडियल सिचुएशन बन रही है कि अब जो है आर पार की बात कही जाए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया उससे पहले कई चैनल्स पर पिछले 1 महीने से ये बातचीत चल रही थी कि रशिया इन्वेड नहीं करेगा और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो ईस्टर्न यूक्रेन तक जाएगा, यानी कि लुहांस्क और डोनेस्क एरिया तक। और उन्होंने नियरली फुल फ्लेज्ड इन्वेजन कर दिया और कीव तक पहुंच चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसका एग्जाम्पल चाइना ले, चीन ले, तो वो ये कहेगा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मदद नहीं की है यूक्रेन की, तो कल अगर वो ताइवान को अटैक करता है तो उसकी भी, ताइवान की भी मदद के लिए वो फिजिकली नहीं आएंगे, अपनी फोर्सेस को नहीं भेजेंगे। ये चाइना को मैसेज क्लियर हो गया है। और दूसरी चीज है, चाइना लास्ट 2 साल से उन्होंने हवाई जो वायलेशंस हैं, एयर इंट्रूजन्स हैं, वो बहुत बड़े स्केल पे बढ़ा दिए हैं। अक्टूबर के अंदर तो 400 के करीब इंट्रूजन्स हुए थे 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। और अभी भी उनके फाइटर जहाज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज और पनडुब्बियां और बहुत सारी चीजें जो उनकी वॉर इक्विपमेंट है वो ताइवान के अराउंड चलती है, साउथ चाइना सी के अंदर आती है। तो उनके पास भी एक मैसेज है कि जिस दिन उनको लगेगा कि सिचुएशन, लोगों का माइंड डाइवर्ट है, वर्ल्ड का माइंड डाइवर्ट है, तो ताइवान को वो हथियार लेंगे और वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ नहीं करेगी। ये उनके मन में क्लियर हो गया है। तीसरी चीज है कि जो एक क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म चीन फॉलो कर रहा है इंडिया के लिए, देखो डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा, वो कुछ किलोमीटर अंदर आ जाता है, कुछ किलोमीटर अंदर आ जाता है। इस तरीके से ना तो उसको लड़ाई कह सकते हैं और अपने बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर रहा है और ड्यूल रोल दे रहा है उनको, यानी कि वो आर्मी की सपोर्ट के लिए बना रहा है और कुछ ना कुछ एरिया हमारे अंदर आता रहता है जिसको हम, जब तक हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं तो कई बार पीछे चला जाता है और कई बार वहां परमानेंट फोर्टिफिकेशंस बना लेता है या अपने झंडे कर देता है। तो ये जो क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है ये फॉलो करेगा अभी कुछ दिन। अभी वो फुल फ्लेज्ड वॉर भारत के साथ नहीं चाहता क्योंकि ताइवान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, भारत उसकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो वो जो नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश को पूरा साउथ तिब्बत कहता है और वो सारा का सारा वो हथियाना चाहता है। अभी नहीं, हो सकता है आज से 10 या 15 साल के बाद अगर सिचुएशन उस टाइप की बने। और जो देखता है नॉर्थ लद्दाख में जहां पे उसके हाईवेज जाते हैं वेरी क्लोज टू आवर बॉर्डर, उन एरियाज पे भी उसका ज्यादा फोकस है। और वही एक खबर जो मैं अभी देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पर ये भी आ रहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज के अंदर 4 फाइटर जेट देखे गए हैं यूएस के। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंटरवीन तो यूएस नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की उसने हरकत की है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रोमानिया में, लिथुनिया में और एस्टोनिया में इन्होंने 100 के करीब फाइटर जेट्स रखे हैं, जिसमें से F-35 जो स्टेल्थ फाइटर है उसको डिप्लॉय किया गया है। ये जो फाइटर है अगर दिखे हैं, इसका मतलब उनके रेडार पे नहीं आए, ये बहुत अच्छे स्टेल्थ फाइटर है। ये पास में बॉर्डर के फ्लाई किए हुए हैं एज अ मार्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि यूएस की रिजॉल्व की अगर आप यूक्रेन से आगे किसी भी जगह, पोलैंड में गए, रोमानिया में गए, बल्गेरिया में गए, कहीं पे भी गए, तो पूरा का पूरा नाटो यूनाइटेड होके रशिया के अगेंस्ट एक्शन करेगा। लेकिन जहां की यूक्रेन का सवाल है, उनके जहाज अभी तो इंटरवीन नहीं करेंगे। ये जस्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि रशिया यूक्रेन तक ही रुक जाए और आगे नाटो कंट्रीज तक ना आए ईस्ट यूरोप के अंदर। जी निगम जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? अमेरिका जो स्ट्रैटेजी अब अपना रहा है, आज भी जो है नेटो की बैठक होने वाली है,
तो इस पूरे सिचुएशन पर आज किस तरह के किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है, क्योंकि यूएस की अगर बात करते हैं, यूएस भी पूरा है तो चाहे सपोर्ट ना कर रहा हो लेकिन अग्रेसिव पूरा है वो भी। जब ऐसी सिचुएशन आई है और अमेरिका का स्टैंड ये रहा होता है कि वो यूएन से अपने लिए एक रेजोल्यूशन पास करवा लेता है जी कि अटैक करने की जिम्मेदारी यूएस की बन जाती है। आज भी जो बात आएगी 7 बजे कि वो अलग से बात करेंगे जो नाटो के देश के लोग हैं, जी जी है ना, नेताओं से, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन वही रहेगी। अमेरिका चाहेगा कि उसे लोग परमिट कर दें ताकि उसके पास में एक वैलिडिटी हो जाए कि भाई मुझे सपोर्ट दिया है, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है ना। इसकी तलाश में वो है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसे किया था जी, अफगानिस्तान केस में ऐसे किया था, इराक के केस में उसने ऐसे किया था, है ना, उनसे परमिशन ले ली थी। तो आज भी कोई स्टैंड उनका अलग नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निगम जी आपका, अश्विंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए।